बचपन में कंचे खेलने के अलावा गिल्ली डंडा, लट्टू घुमाना, ऐसे खेलों में भी सक्रियता रही। किंतु सबसे ज़्यादा मज़ा पतंगबाजी में आता था। हमारा मोहल्ला गंगा जमुनी संस्कृति वाला था। हमारे घर के सामने की पट्टी हमारी तरह ही निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के घरों की थी। हमारी तरह मनुष्य धर्म में विश्वास के साथ उनकी उपासना पद्धति और जीवन शैली में हमसे थोड़ी सी भिन्नता अवश्य थी, किंतु दोनों पट्टियों के रहवासियों के बीच बहुत आत्मीय और पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे। कहीं कहीं तो राखी बंध भाई बहन के संबंध भी अंत तक निभाए जाते रहे। हमारे ठीक सामने जो आपा रहती थी वो बहुत अच्छी पतंगें बनाया करती थी। पहले से उन्हें यह हुनर नहीं आता था, किंतु कुछ कारण ऐसे आए कि उन्होंने पतंग बनाना सीखा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें पतंग बनाना सिखाने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने जीनियस काका जी थे, जिनके पास रहकर मैंने पढ़ाई की और साहित्य, कला और के प्रारंभिक संस्कार पाने का सौभाग्य मिला। उन्हीं आपा के पास बैठकर मैं उन्हें पतंग बनाना देखता रहता था। कैसे हरे बांस की कीमचों को छीलकर पतंग के कांप और मुड्डे बनाए जाते हैं, कैसे कागज के रंगीन ताव की कटिंग करके पतंगों के खास प्रारूप वाले चील, कनकौवा, लंबोतरा, डग्गा, परियल, पूंछधारी के कागज की कटिंग की जाती है। तिरंगा, चांद भात, लंगोटिया, सीरिया जैसी बहुरंगी पतंगों के लिए किस तरह कागज की कतरनों को अलग करके नई कतरन चिपकाई जाती है। आटे की लेई बनाकर उसे चूहों से बचाने के लिए कितना नीला थोथा यानी जहर मिलाना चाहिए। किस तरह पतंग के कागज पर कांप और मुड्डे लगाए जाते हैं। कांप के नमन और मुड्डे की मोटाई का ऊपर नीचे का अनुपात अच्छी उड़ने वाली पतंग के लिए कितना बेहतर होता है। यह सब आपा उनके करीब बैठकर उनसे सीखने में बड़ा मज़ा आया करता था। मोहल्ले भर के बच्चे आपा से ही पतंग खरीदते थे। माजा हमें खुद तैयार करना होता था, इसे हम मंजा कहते थे। पुराने बेकार हुए बल्बों और ट्यूबलाइट की रॉड्स, कांच की टूटी बर्नियों के को मोटे कपड़े में लपेटकर फर्शी पर चटनी पीसने वाले सिलबट्टे से रगड़ रगड़ कर चूर्ण तैयार करते थे। फिर मनचाहा रंग और सरेस को घर के पीछे के बाड़े में ईंट के चूल्हे पर पकाते। गाढ़ा होने पर कांच का चूर्ण उसमें मिला देते। किसी मैदान के एक छोर पर इस मसाले से धागा गुजरता, जो कपड़े की चुटकी से संवरता हुआ दूसरे छोर तक ले जाया जाता। जब सूख जाता, दूसरे छोर वाला दोस्त अपनी चक्री या हुचके में लपेटता हुआ वापस पहले किनारे पर लौट आता। आगे के धागे पर यही कार्रवाई
तब दोहराई जाती जब तक कि धागे की पूरी गट्टी खत्म न हो जाती। इस पूरी प्रक्रिया की इस पूरी प्रक्रिया को मंजा सूतना कहा जाता था। घंटों चलने वाली यह प्रक्रिया मन भावक तो होती ही थी, किंतु पतंगबाजी में पेंच लड़ाने और जीतने की आशा और विश्वास से भरी भी होती थी। अब तो मांझा सब बाजार में तैयार मिल जाता है। चीन से भी बहुत अधिक आयात होता है, जो बहुत खतरनाक भी है, और अब फिलहाल इस पर हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब नई परिस्थितियों में आयातित मांझे की क्या स्थिति बनती है आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम जो मांझा सूतते थे वो कुछ इसी तरह होता था। पतंग उड़ाने की तरह ही पतंग बनाने का मांझा तैयार करना भी हम बच्चों के लिए बहुत मनचाहा कार्य होता था। कुछ दोस्त पतंग उड़ाने में तो कुछ पेंच भिड़ाने में कुशल होते थे। कुछ दोस्त हुचका या चक्री थामने में होशियार होते थे। इस कार्य के अलावा उनका एक दायित्व पतंगबाजी का आंखों देखा हाल सुनाने का भी होता था। पेंचबाज को वह अन्य पतंगों के खतरे से भी आगाह करता रहता था। एक समूह ऐसा भी होता था जो न पतंग उड़ाता था न हुचका थामता था। वह कटी हुई पतंगों को पकड़ने के लिए कटीली झाड़ियों से बना एक झांकरा थामे सड़कों पर दौड़ता रहता था, दौड़ लगाया करता था। इस रोचक मगर जोखिम भरी प्रक्रिया को पतंग लूटना कहा जाता था। मैं पतंग उड़ाता भी था और पतंग बना भी लेता था। मांझा भी खूब सूता बचपन में। एक वाकया याद आ रहा। आपा से पतंग बनाना सीखकर मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया। एक दिन मैंने भी कुछ छोटी छोटी पतंगे बनाकर अपने घर में दीवार पर सजा ली और मित्रों को कुछ बेच भी दी। जब मेरे काका साहब को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने पास बैठाकर समझाया कि मैं यह सब ना करूं, अपनी पढ़ाई करूं। उस वक्त तो बात समझ नहीं आई, किंतु अब मुझे यकीन है कि वे नहीं चाहते थे कि जो थोड़ी बहुत आमदनी आपा को पतंग बनाने और बेचने से होती थी उसमें कोई कमी आ जाए। बचपन की ढेरों स्मृतियां हैं जो आकाश में उड़ती इंद्रधनुषी पतंगों की तरह जीवन में खुशियां भरती रहती हैं। मैंने इसी पतंग को लेकर कभी कविता लिखी थी। वो मेरी कविता मैं आपको आज सुना देता हूँ। शीर्षक है पतंगबाजी। इसका पहला हिस्सा छोटा सा। इंद्रधनुष आकाश में जैसे फूलों की घाटी में रंगों का मेला, जैसे भांगड़ा, कर्मा, झूमर और कथक का भरतनाट्यम, जैसे मणिपुरी, कथकली, ओडिसी एक साथ खेलते गरबा। इंद्रधनुष आकाश में जैसे फूलों की घाटी में रंगों का मेला,
जैसे भांगड़ा, कर्मा, झूमर और कथक का भरतनाट्यम, जैसे मणिपुरी, कथकली, ओडिसी एक साथ खेलते गरबा, जैसे इच्छाएं हमारे भीतर की, जैसे इच्छाएं हमारे भीतर की। इसकी दूसरा भाग है, मगन है उड़ती पतंगें, जैसे सुन रही हो भीमसेन जोशी का आलाप, राग की तरह बह रही है आकाश हवा में, पता नहीं इन्हें कि प्रतिद्वंदी हो गए हैं सारे खिलाड़ी, कई अदृश्य डोरें हैं जिनकी तनी हुई पीठों पर सवार होकर पतंगों तक पहुंच रहा है आघात प्रतिघात। फड़फड़ करती आएंगी अभी कुछ चील पतंगे तलवार लिए, फड़फड़ करती आएंगी अभी कुछ चील पतंगे तलवार लिए, समझ नहीं पाएंगी अपनों का अकस्मात हमला, लय में नाचती पतंगें, लय में नाचती पतंगें कटेंगी, बिखरेंगी और अटक जाएंगी छत के कंगूरे पर, पेड़ की टहनी में, बिजली के तारों में उलझ जाएंगे उनके अंग। लय में नाचती पतंगें कटेंगी, बिखरेंगी और अटक जाएंगी छत के कंगूरे पर, पेड़ की टहनी में, बिजली के तारों में उलझ जाएंगे उनके अंग। आकाश में कर्फ्यू लग जाएगा शाम ढले, आकाश में कर्फ्यू लग जाएगा शाम ढले। बहुत बहुत धन्यवाद।